इशू ऑफ शेयर में आज हम टॉपिक करेंगे कॉल्स इन एरियर्स का। When any shareholder fails to pay any call or calls, the amount not so paid by the shareholder is called as calls in arrears. The amount of calls in arrear is separately debited to calls in arrear account. जब हमें कॉल्स रिसीव नहीं होती हैं तो जो अमाउंट हमें शेयर होल्डर से रिसीव नहीं होगा उस अमाउंट को हम एक न्यू अकाउंट कॉल्स इन एरियर अकाउंट में डेबिट करेंगे। एंड इफ सच अमाउंट is paid later on by defaulting shareholder, such amount is credited to calls in arrear account and debited to बैंक अकाउंट। मींस जब कोई शेयर होल्डर हमें कोई भी पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट पे डिफॉल्ट करता है तो जो अमाउंट वो हमें
नहीं पे करेगा अपने नंबर ऑफ शेयर पर जितने वो होल्ड कर रहा होगा, तो जितने नंबर ऑफ शेयर उस डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर के पास हैं, वो अगर अपने नंबर ऑफ शेयर पर जो उसके पास हैं उस पर कोई भी इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता है, तो उससे ना मिलने वाले अमाउंट को कॉल इन एरियर कहा जाता है। और कॉल्स इन एरियर वाले अमाउंट को एक सेपरेट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है, जिसका नाम कॉल्स इन एरियर अकाउंट होता है। अब अगर कुछ समय के बाद कंपनी के रेगुलर रिमाइंडर्स भेजे जाने पर कि भाई आपने अपनी कॉल का पैसा नहीं दिया है, आप इसको पे कर दीजिए, तो कंपनी के रेगुलर रिमाइंडर्स के बाद अगर वो शेयर होल्डर कंपनी के पैसे दे देता है, तो जो कॉल इन एरियर आपने डेबिट करा था अमाउंट ना रिसीव होने पर, जब वही अमाउंट वो लेटर ऑन आगे हमें रीपे कर देगा, यानी जो उसने पहले नहीं दिया वो आगे चलकर दे देगा, तो हम कॉल इन एरियर अकाउंट को क्लोज कर देंगे बाय क्रेडिटिंग द कॉल इन एरियर अकाउंट एंड बाय क्रेडिटिंग टू कॉल इन एरियर अकाउंट एंड डेबिटिंग बैंक अकाउंट, क्योंकि वो पैसा हमारे कंपनी के बैंक में आ जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कॉल इन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर वो शेयर होल्डर आपको लेटर ऑन फर्दर कॉल्स के साथ या किसी भी समय आपको कॉल इन एरियर का अमाउंट जो उसने पहले नहीं दिया था, जिसको हमने कॉल इन एरियर में डेबिट करा था, अगर वो अमाउंट आगे चलकर भी वो हमें पे नहीं करता है, तो इफ द शेयर होल्डर fails to clear his calls in arrear money, then the shares of such defaulting shareholders will be forfeited by the company. तो कंपनी उस शेयर होल्डर के शेयर को फोरफीट कर देगी, यानी उस शेयर होल्डर के शेयर्स कंपनी कैंसिल कर देगी। So if the shareholder fails to clear his calls in arrear money, the share of such defaulting shareholder will be forfeited by the company. तो कंपनी उसके शेयर को फोरफीट कर देगी, कैंसिल कर देगी। देन हमारे सिलेबस में एक नया टॉपिक देन ऐड होता है उस टाइम पर, दैट इज कॉल्ड एज फोरफीचर ऑफ शेयर्स, बट इट इज अ लेटर ऑन स्टेज। तो अभी हमारी इनिशियल स्टेज है कॉल्स इन एरियर की, तो हम कॉल्स इन एरियर के ऊपर वर्क करेंगे। और अगर कॉल इन एरियर का अमाउंट शेयर होल्डर कंपनी को पे नहीं करता है, लेकिन वो आगे चल करके दे देता है, द शेयर होल्डर has to pay interest on such amount of calls in arrear at the rate 10% per annum as per Companies Act 2013. Called as interest on calls in arrear। पर ये इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर का टॉपिक सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, तो हम इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और इंटरेस्ट की कोई भी जर्नल एंट्री अपने सिलेबस में नहीं करेंगे। सिर्फ हम कॉल इन एरियर के काउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे कि हम कॉल इन एरियर को डेबिट करते हैं, और अगर वो शेयर होल्डर
आगे चल करके अपने कॉल इन एरियर के अमाउंट को क्लियर कर देता है तो कॉल इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। और अगर वो क्लियर नहीं करता तो उसके शेयर फोरफीट किए जाएंगे, कैंसिल किए जाएंगे, और जब कैंसिलेशन की एंट्री डलेगी देन कॉल इन एरियर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। यानी कॉल इन एरियर या तो क्रेडिट कब हो सकते हैं, या तो वो अपने अकाउंट को आगे फ्यूचर में जाकर के अपने कॉल इन एरियर को क्लियर कर दे, यानी कंपनी का जो उसने पैसा पिछली प्रीवियस इंस्टॉलमेंट्स का नहीं दिया वो कंपनी को पे कर दे तो कॉल इन एरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और या फिर अगर वो कॉन्टिन्यूसली कंपनी को पे नहीं करता और डिसाइड कर लेता मैं दूंगा नहीं, या कंपनी के रिपीटेड रिमाइंडर्स के बाद भी अगर वो कंपनी का अमाउंट नहीं पे करता तो कंपनी उसके शेयर का फोरफीचर करती है। और फोरफीचर यानी कैंसिलेशन होने पर, शेयर कैंसिल होने पर, उसके शेयर को कैंसिल किए जाने पर, शेयर कैंसिल किए जाने पर कॉल इन एरियर अकाउंट जो होता है वो क्लोज कर दिया जाता है। यानी कॉल इन अकाउंट क्लोज होगा जरूर, या तो डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर अपने अकाउंट को क्लियर कर दे या फिर उसके शेयर फोरफीट होंगे देन कॉल इन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हमें बस अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या याद रखना है कि जब कॉल इन एरियर होते हैं तो उनको डेबिट किया जाता है, और अगर कॉल इन एरियर का अमाउंट रिकवर हो जाए या आगे चलकर शेयर फोरफीट हो जाए तो कॉल इन एरियर के अकाउंट को क्रेडिट करके क्लोज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल कॉल्स इन एरियर्स। टैक्स लिमिटेड issued 1 lakh shares of rupees 10 each at par. Amount was payable as under. On application, rupees 3. On allotment, rupees 4. On first call, rupees 2. On second and final call, balance. That is rupee 1. आगे इंफॉर्मेशन है, all the shares were duly applied and allotted. ये लाइन इंडिकेट करती है कि फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, जितने शेयर हमने अप्लाई करे थे, जितने शेयर हमने इशू करे थे 1 लाख, उतने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए हैं। ऑल द amount was duly received except Mr. A the holder of 5,000 shares failed to pay
allotment and both the calls. Mr. B, the holder of 3,000 shares, failed to pay both the calls. Mr. C, the holder of 2,000 shares, failed to pay the final call. Journalize by opening calls in areas account in the books of X Limited. क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्रीज करने से पहले एंट्रीज को इजी करने के लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं। यूजुअली ये वर्किंग नोट बुक्स में नहीं मिलता है। ये टीचर्स या कोई भी टीचर जैसे मैं, अगर वो इस तरह से टॉपिक को कराना चाहें तो वो कराते हैं। शेयर्स पढ़ाने के लिए जर्नल एंट्रीज तो सभी ही बुक्स में और सभी ही ऑथर्स की और सभी ही टीचर्स की सेम होती हैं, लेकिन उन एंट्रीज तक ले जाना या उन एंट्रीज के लिए वर्किंग नोट बनाना, किस तरह का वर्किंग नोट बनाना होगा, ये टीचर टू टीचर वैरी करता है। जिस टीचर से आप पढ़ेंगे उस तरह का आपको काम वो समझा देंगे और ये इजी करने के लिए वर्किंग नोट बनाया जाता है। तो ये वर्किंग नोट के थ्रू मैं अपना आंसर करूंगा और यू विल फाइंड कि इस वर्किंग नोट के बाद आपके लिए एंट्री करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब देखते हैं यहां से आपको कॉलम कैसे बनाने हैं उसको समझेंगे। एप्लीकेशन, पहले मैं कॉलम्स बना दूं। एप्लीकेशन, allotment, first call, second and final call. एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज क्वेश्चन से कॉपी करिए। अलॉटमेंट 4 रुपीज क्वेश्चन से, 2 रुपीज फर्स्ट कॉल क्वेश्चन से, 1 रुपी फर्स्ट कॉल से। यहां पर आप लिख दीजिए ऊपर शेयर कैपिटल पर शेयर, ये आपकी इंस्टॉलमेंट्स का कॉलम हो गया। यहां पर आप लिख दीजिए शेयर कैपिटल इन रुपीज। इसके ऊपर क्वेश्चन की पहली लाइन में जाकर के जितने नंबर ऑफ शेयर कंपनी ने इशू करे थे, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में लिया कि ऑल शेयर वर ड्यूली अप्लाइड एंड अलॉटेड, तो मैंने क्वेश्चन में ये मान लिया कि फुल सब्सक्रिप्शन हुआ है, यानी जितने शेयर कंपनी ने इशू करे थे वो सारे शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए। तो हमारे पास यानी कंपनी को जो प्लान्ड अमाउंट चाहिए या कंपनी को जो डिजायर्ड अमाउंट चाहिए
अपने शेयर्स का वो 1 लाख शेयर पे चाहिए। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3 रुपए की है, तो 1 लाख इंटू 3, इस 1 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 लाख रुपीस कंपनी को एप्लीकेशन के टाइम पर नीडेड है, कंपनी को 4 लाख रुपीस अलॉटमेंट पर नीडेड है, कंपनी को 2 रुपीस फर्स्ट कॉल पर नीडेड है, यानी 2 लाख रुपीस, और कंपनी को 1 रुपी 1 लाख इंटू 1 लाख रुपीस कंपनी को शेयर कैपिटल पे नीडेड है। अब इसके बाद यहां पर आप ऊपर हेड डालिए इस टेबल के एरियर्स, यहां पर जो होल्डर हैं उनके नाम लिख दीजिए ए बी सी, उनके रिलेवेंट शेयर लिख दीजिए 5000, 3000 और 2000, यानी जितने शेयर उनको अलॉट किए गए हैं उतने उनके नंबर ऑफ शेयर मार्क कर दीजिए। इसके बाद 1 बाय 1 इन डिफॉल्टर्स की लाइन को पढ़िए और ये देख लीजिए कि उन्होंने कहां पेमेंट नहीं करी है। इसने अलॉटमेंट पे नहीं करी है और दोनों कॉल्स पे नहीं करी है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो हम एक्स के नीचे, सॉरी मिस्टर ए के नीचे और अलॉटमेंट के आगे जाएंगे और ऐसे हम यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। ये क्रॉस बता देगा मुझे कि ए ने कहां पर डिफॉल्ट करा है। सेम ऐसे बी की लाइन को पढ़ेंगे तो उसने दोनों कॉल्स पे नहीं करी हैं, तो यहां से आप बी की लाइन में दोनों जगह पर क्रॉस लगा देंगे तो पता लग जाएगा इसने दोनों कॉल पे नहीं करी हैं। सी के लिए लिखा है फेल टू पे द फाइनल कॉल, तो सी के फाइनल कॉल पे क्रॉस लगा दीजिए। इसके बाद इनके रेस्पेक्टिव एरियर निकाल लीजिए। ए के कॉलम में जाइए, जहां जहां क्रॉस है 5 इंटू 4 20,000 इसने अलॉटमेंट पे पे नहीं करे, 5 इंटू 2 10,000 इसने फर्स्ट कॉल पे नहीं करे, 5,000 इंटू 1 5,000 इसने मुझे सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे नहीं करे। सेम ऐसे बी के नीचे जाएं, बी के नीचे शेयर लिखे 3,000, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है, 6,000 इसने यहां नहीं दिए, 3,000 इसने यहां नहीं दिए। फिर सी के पास जाएं, सी के शेयर है 2,000, सी का एरियर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है 1 रुपए का, तो ये 2,000 रुपए इसका एरियर हो गया। अब लास्ट कॉलम में जाकर के आप हेडिंग लिख दीजिए बैंक, यानी आपको ये पता लग जाएगा कि अब हर एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमारे बैंक में कितना आएगा। कंपनी को एप्लीकेशन पे डिजायर्ड अमाउंट चाहिए था 3 लाख रुपया, और किसी ने भी एप्लीकेशन पे एरियर तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कंपनी को एप्लीकेशन का अमाउंट 3 लाख मिला होगा। एक रीजन ये भी है कि ये क्वेश्चन फुल सब्सक्रिप्शन का है, तो 1 लाख शेयर के ऊपर 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को 3 लाख रुपए एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई है। और अलॉटमेंट पे जाएंगे तो कंपनी ने डिजायर करा था, कंपनी की एक्सपेक्टेशन है डिजायर्ड अमाउंट था कि अलॉटमेंट के 4 लाख रुपए मिलेंगे, पर ए ने यहां पर 20,000 रुपए कंपनी को पे नहीं करे। तो आपने क्या करना है, इस शेयर कैपिटल के अमाउंट में से इन एरियर की वैल्यू को माइनस कर देना है, तो आपको बैंक की वैल्यू का अमाउंट यहां से पता लगता जाएगा। तो अब 4 लाख अलॉटमेंट के 20,000 ए का एरियर है, तो आपको 3,80,000 रुपए मिल गए होंगे। फिर फर्स्ट कॉल पे 2 लाख रुपए हैं और इसका एरियर, ए का एरियर 10,000 तो था ही था, यहाँ पर बी पस नाम का एक एप्लीकेंट और आ गया जिसने फर्स्ट कॉल पे अमाउंट नहीं दिया, तो अब फर्स्ट कॉल ना देने वाले 2 लोग हो गए, 10,000 और 6, 16,000 के एरियर है, तो 2 लाख डिजायर्ड अमाउंट है, 16,000 मिलेंगे नहीं, तो कंपनी को फर्स्ट कॉल पे 1,84,000 का अमाउंट मिल जाएगा। सेम ऐसे ही 1 लाख डिजायर्ड अमाउंट है फाइनल कॉल का, यहाँ पर एक्स तो कॉन्टिन्यूस डिफॉल्ट कर ही रहा था, वाई ने भी डिफॉल्ट कर दिया था फर्स्ट कॉल से, सेकंड कॉल पे भी, और सी एक नया बंदा आ गया जिसने अपनी केवल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, 2,000 शेयर का 1 रुपए के हिसाब से 2,000, तो 5 and 3 and 2 10,000 टोटल एरियर हो गया। 1 लाख माइनस 10 कर देंगे तो कंपनी को सेकंड एंड फाइनल कॉल का जो अमाउंट रिसीव होगा वो 90,000 रिसीव होगा। इस तरह से हमें पता लग गया एप्लीकेशन मनी के बैंक की वैल्यू 3 लाख है,
बैंक की एंट्री के लिए वैल्यू 3 लाख है। अलॉटमेंट की एंट्री, बैंक की अलॉटमेंट में बैंक की अमाउंट की एंट्री का अमाउंट 380 है, फर्स्ट कॉल का 184 एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल का 90,000 है। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हम एंट्रीज बनाएंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहाँ एक बात समझें कि ये माना जाता है कि अगर शेयर इशू हुए होंगे तो वो या तो इक्विटी शेयर होंगे या प्रेफरेंस शेयर्स होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर हमें ये मेंशन नहीं किया गया है कि वो शेयर आपके इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो हम बाय डिफॉल्ट ऐसा मान लेते हैं कि वो शेयर इक्विटी शेयर है। तो इसलिए प्रेफरेबली हम लोग इक्विटी शेयर वर्ड आगे लगाते हैं, यानी शेयर्स के आगे हमेशा हम इक्विटी शेयर वर्ड। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के आगे और बैंक के नीचे से अमाउंट ले लेना है 3 लाख रुपीस, यानी बैंक के जो अमाउंट है वो आपको इस कॉलम से लेने हैं और जो शेयर कैपिटल वाले अमाउंट है वो आपने इस कॉलम से लेने हैं। तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऐसा जरूरी है कि नरेशन लिखनी है क्योंकि बोर्ड के अंदर 25% मार्क्स जो होते हैं वो नरेशन ना लिखने के काटने का टीचर को अथॉरिटी होती, राइट होता है, इंस्ट्रक्शन होती है कि नरेशन नहीं लिखी है तो आप पूरे क्वेश्चन की जो अलॉटेड मार्क्स हैं उसका 20%, 25% आप डिडक्ट कर सकते हैं। तो बिना नरेशन के तो आपको जनरल एंट्री का पूरा क्लास 12 के अंदर कोई भी आंसर नहीं लिखना है। एंड नरेशन हो जाएगी बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब यहां पर भी आप नरेशन छोड़ सकते हैं तो भी मार्क्स मिलते हैं, और आप ये भी लिख सकते हैं ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट ₹3 ईच। ये प्रेफरेबल रहता है कि ऐसा लिखें, बेटर होता है आंसर लिखना। नेक्स्ट एंट्री होती है जब हम एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करते हैं हमारी कैपिटल में, हमारी एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और हम क्रेडिट कर देते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट को। मींस हमने एप्लीकेशन की आई हुई मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। 3 रुपीज एप्लीकेशन के थे, कैपिटल में 3 लाख चले गए। आप देख सकते हैं कैपिटल के नीचे भी एप्लीकेशन के आगे 3 लाख रुपए लिखे हुए हैं, तो हमारा 3 लाख रुपीज कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। नरेशन में ज्यादा डिटेल नहीं लिखनी होगी, अब फिर भी इतना लिखना होगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यानी शेयर एप्लीकेशन मनी हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी, इसमें नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। और इस तरह से आप अपनी ये पहली 2 एंट्री कंप्लीट कर देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट एंट्री का ऑर्डर फ्लिप करना है। ये वाली एंट्री पहले होगी और बैंक की एंट्री इसके बाद होगी। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ऐसा होता है। तो अब आपको अलॉटमेंट पहले ड्यू करनी है, उसके बाद अलॉटमेंट रिसीव करनी है। तो एंट्री करने का प्रोसीजर क्या होता है, एंट्री रटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप इस सिस्टम को समझ लेंगे। यहाँ एप्लीकेशन वर्ड है, जब अलॉटमेंट की टर्न आएगी तो एप्लीकेशन को चेंज करके हम लोग कर देंगे अलॉटमेंट। तो एंट्री हो जाएगी
शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल वाली एंट्री का अमाउंट यहां से लेना है। ये अमाउंट आपका आ जाएगा ड्यू करने के लिए अलॉटमेंट का 4 लाख। अब आपकी नरेशन हो जाएगी, बीइंग इक्विटी शेयर allotment money due on 1 lakh shares at the rate rupees 4 each। अब इस अलॉटमेंट मनी को हम रिसीव करेंगे तो अब बैंक वाली एंट्री आ जाएगी। जैसे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन लिखा था, अब एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट वर्ड डाल देंगे, क्योंकि अब हमारे पास बैंक में जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट का आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा बैंक वाले अमाउंट को जाकर देखेंगे तो हम यहाँ पाएंगे कि जो हमने अलॉटमेंट ड्यू करी थी तब हमें नहीं पता था कि कुछ डिफॉल्टर बीच में एरियर कर देंगे। तो ड्यू का अमाउंट तो हमें पूरा रखना है, क्योंकि ड्यू के टाइम पर हमें नहीं पता था कि एरियर होगा या नहीं होगा। लेकिन जब बैंक की मनी हमारे अकाउंट में आई और हमने उसका एग्रीगेट करा, टोटल करा, तो हमें पता लगा कि शेयर अलॉटमेंट का कितना अमाउंट हमें मिला। तो शेयर अलॉटमेंट का जो अमाउंट था वो ड्यू तो 4 लाख रुपीस हुआ था, लेकिन जब हम अपने बैंक अकाउंट में आते हैं तो हम देखते हैं अलॉटमेंट के आगे बैंक के अंदर 3,80,000 रुपए आ रहे हैं। तो ये 3,80,000 इस टेबल से आपने बैंक के आगे लिख देने हैं। ये अलॉटमेंट का अमाउंट ऊपर से लिखा है। अब जो इस 4 लाख और इस 380 का जो गैप है वो आपको एबीसी के थ्रू मिलेगा, यानी एबीसी की जो कॉलम है बीच में वो एरियर के कॉलम है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि कितना एरियर है। तो आप ये देखिए यहाँ पर एक का 30,000 का एरियर है, यहाँ एक का एरियर 30,000 20,000 का एरियर है ए का। तो हम यहाँ से 20,000 के गैप को कवर करेंगे, हम इसको डेबिट दिखा देंगे। और जैसा मैंने रूल में बताया था कि जब हमें अमाउंट बैंक में कम मिलेगा लेकिन उसका ड्यू अमाउंट ज्यादा होगा, तो ड्यू किए गए अमाउंट का और बैंक में रिसीव किए गए अमाउंट का जो अंतर होगा वो हमारा कॉल इन एरियर के थ्रू होगा, यानी दैट इज इक्वल टू कॉल इन एरियर। इसे कॉल इन एरियर बाय डेबिट होता है, क्योंकि वो आपके बैंक और ड्यू अमाउंट का डिफरेंस होता है। इसकी नरेशन हम लिख देते हैं, बीइंग शेयर, ये इंपॉर्टेंट है नरेशन बहुत, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन। अब आपके टोटल नंबर ऑफ शेयर जो थे वो 1 लाख थे, इसमें से आपको ए ने अपने 5,000 शेयर पर अलॉटमेंट पे नहीं करी, तो हम लिख देंगे बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ऑन 95,000 शेयर्स, और ये हमारी अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री बन जाएगी। नेक्स्ट अब सिमिलर वे में जैसे अलॉटमेंट लिखा था आपने, अब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट कॉल की आ गई, तो आपकी एंट्री हो जाएगी अब शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ड्यू वाला अमाउंट हो जाएगा 2 लाख ऊपर वाले टेबल से। नरेशन हो जाएगी, बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 1 lakh shares at the rate rupees 2 each। अब इसको रिसीव करेंगे, आपकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल का अमाउंट है 2 लाख रुपए और बैंक का अमाउंट है इसमें 1,84,000। अब क्या होता है, जैसे हमारे पास सेकंड कॉल में 2 डिफॉल्टर आ गए,
ए भी पैसा नहीं दे रहा फर्स्ट कॉल का और बी भी नहीं दे रहा, तो हम क्या करेंगे, ए का एरियर 10,000 और बी का एरियर 6,000। ए का एरियर यहाँ पर है 10,000, बी का एरियर है 6,000। इन दोनों को आपस में हम लोग ऐड कर देंगे, तो 10,000 इसका एरियर, 6,000 इसका एरियर, टोटल एरियर काउंट करेंगे और टोटल एरियर को डेबिट करेंगे 16,000 से। इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा नहीं होता कि कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट फॉर ए एंड कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट फॉर बी। अलग अलग दोनों के लिए डेबिट्स नहीं होते हैं, यानी जितना भी एरियर होगा उसको आपने सम अप करके, यानी टोटल एरियर का एग्रीगेट करके आपने उसको कॉल इन एरियर के आगे डेबिट करना है। इंडिविजुअली किसी के लिए भी डेबिट नहीं होता है। नरेशन हो जाएगी, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन। अब 1 लाख शेयर थे, इसमें से ए ने भी 5,000 शेयर पे अपना एरियर करा है और बी ने भी अपना एरियर करा है, तो 92,000 शेयर पे being share first and final call received on 92,000 shares at the rate ₹2 each। और वेरीफाई भी कर सकते हैं, 92 into 2 करेंगे तो 184 आ जाएगा। अब ऐसे ही जो आपकी सेकेंड एंड फाइनल कॉल है उसमें आपके 3 डिफॉल्टर हैं, 5,000 एक नहीं मिल रहा है, 3,000 एक और नहीं दे रहा है और 2,000 एक और नहीं दे रहा है, तो टोटल एरियर हमारे पास 10,000 रुपए का हो गया। तो 1 लाख में से 10,000 रुपए नहीं मिल रहे हैं, तो फाइनल कॉल की एंट्रीज डालते हैं। इक्विटी शेयर सेकंड, जब लास्ट कॉल होती है तो फाइनल कॉल लिखना जरूरी होता है साथ में। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, इक्विटी वर्ड मैंने लगा दिया, लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिखें आप शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जो फाइनल कॉल का अमाउंट ड्यू हो गया वो 1 लाख से हो गया, और नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स at the rate ₹1 each। इसके बाद इस कॉल को हम रिसीव करेंगे, हमारी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 1 लाख रुपीस। हमारे बैंक में आएंगे 90,000 रुपीस। तीनों लोगों का एरियर प्लस करा था तो 10,000 आ रहा था, तो यहां से आपका अमाउंट एरियर में तीनों के लिए कॉमन अकाउंट खोलेंगे एरियर का, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, तीनों के एरियर को एग्रीगेट करके यहां लिख देंगे 10,000 और नरेशन लिख देंगे, बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, टोटल 1 लाख शेयर्स थे, 5,000 शेयर पर ए ने एरियर करा, 3,000 शेयर पर बी ने एरियर करा, 2,000 शेयर पर सी ने एरियर करा, तो 90,000 शेयर्स पर आपको अपनी कॉल मनी रिसीव हो गई। तो यहां हमने लिख दिया बीइंग शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन 1,90,000 शेयर्स एट द रेट ₹1 ईच, और ये बीच में जो डिफरेंस है वो कॉल इन एरियर में डेबिट कर दिया हमने। इस तरह से एंट्री करी जाती है कॉल इन एरियर को दिखाते हुए।